देखिए अभी इससे पहले आपने जायसी का जीवन परिचय और उनके द्वारा रचित काव्य रचनाएं एक संक्षिप्त जानकारी आपको मिल चुकी थी। अब थोड़ा सा अपन उसी बात पर चर्चा करेंगे जो आपके पद रखा है। तो मलिक मोहम्मद जायसी ये तो समझ आ गया आपका कि भक्ति काल की कवि हैं और भक्ति काल के भी किस काव्य धारा में आते हैं, निर्गुण में। ध्यान रखना, निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत कौन सी उप काव्य धारा है? प्रेम मार्गी या सूफी काव्य धारा बोलते हैं। सूफी, सूफी क्यों बोलते हैं? क्योंकि वैसे ये जाति से मुस्लिम है लेकिन हृदय से ये हिंदू है, लेकिन सूफी मर्यादाओं को इन्होंने पूरी तरह से छोड़ा नहीं है। सूफ शब्द लिया है, सूफ का मतलब होता है मन की पवित्रता शुद्धता की ओर इशारा करता है। सूफ को जोड़ा गया है, सूफ मन की पवित्रता शुद्धता की ओर इशारा करता है। इसीलिए सूफी काव्यधारा मुस्लिम हो सकता है कि मुस्लिम समाज में जो भक्त लोग हुए हों उनके लिए सूफ शब्द लगा हो, तो उसी को आधार मानकर इन्होंने सूफी काव्यधारा। तो इसमें दो चीज़ दी है इनके कि 5-5 पद दिए हैं आपके, एक सिंगल द्वीप वर्णन है, दूसरा नागमती वियोग खंड है। तो सिंगल द्वीप वर्णन जो है इसमें क्या दिया है? कोई बीना प्रजापत है? बीना सिंगल द्वीप। अब ये सिंगल द्वीप देखिए, कोई कहता है कि सिंगल द्वीप लंका को कहते हैं, कोई कहता है कि और कोई बहुत सारे 7 द्वीपों का इसमें नाम दिया है, लेकिन उसके अंतर्गत कौन आया है? लंका का द्वीप आया है। उसमें लिखा है कि लंका द्वीप भी उसके बराबर नहीं है, 7 द्वीपों का नाम लिया है। तो फिर सीधी बात है, स्पष्टीकरण मिल जाता है कि भाई वो लंका द्वीप से भी ज़्यादा अच्छा है। इसका मतलब है कि लंका द्वीप को तो सिंगल द्वीप कहते नहीं है, लेकिन सिंगल द्वीप कहीं कहीं क्या नाम आता है? रामायण में भी संभवतः एकाध जगह सिंगल द्वीप जो दिया है, सुना है, कहते हैं कि सिंगल द्वीप लंका को बोला है, लेकिन इस किताब के अनुसार सिंगल द्वीप लंका को भी नहीं बोला है, उसका संकेत अलग इशारा है। तो सिंगल द्वीप, तो ध्यान क्या रखना है? सिंगल द्वीप। सिंगल द्वीप में जो राजा दिखाया है वो कौन है? राजा गंधर्व सेन है, राजा गंधर्व सेन। और राजा गंधर्व सेन की पुत्री का नाम को क्या दिखाया है? पद्मावती। तो राजा गंधर्व सेन की पुत्री पद्मावती है जो सबसे सुंदर थी। संसार में उससे ज़्यादा सुंदर कोई स्त्री नहीं बताई गई है। और ये जो तोता दिखाया है हीरामन तोता, तो ये हीरामन तोता भी कहाँ दिखाया है? पहले गंधर्व सेन के पास दिखाया है, लेकिन गंधर्व सेन के वहाँ से भी ये किसी बहेलिया को बेच दिया जाता है और वो बहेलिया इसको ले जाकर चित्तौड़ के राजा रतन सिंह को बेच देता है। तो राजा रतन सिंह के पास, क्योंकि ये बोलने वाला तोता है, जो भाषा बोलता है, हर चीज़ को समझता है, तो राजा रतन सिंह पूर्व में शादी कर चुका है। जो पहली पत्नी का नाम क्या दिखाया था? नागमती, नागमती दिखाया है। तो नागमती जो पत्नी है वो कौन सी है? 7 फेरे खाने वाली नागमती है। लेकिन यहाँ 7 फेरे पद्मावती से नहीं, नागमती है। लेकिन अब जो हीरामन तोता यहाँ इसके पास रहता है, और जब राजा रतन सिंह ने ये बात पूछी थी हीरामन तोता से कि भाई मेरी पत्नी से सुंदर और कोई संसार में है, तो सीधी बात है कि भाई जिसका खाओ अन्न पानी उसका करो आदर दानी। तो अन्न पानी खाता है तो उसने कई बार कह दिया कि साहब नहीं है कोई भी, लेकिन डेली सवाल जवाब करता है, सवाल पूछता है राजा रतन सिंह, तो उसने कह दिया कि हाँ है। बोल कहाँ, कौन है? तो बोल जो सिंगल द्वीप है ना, उस सिंगल द्वीप में रानी पद्मावती है जो संसार में सबसे सुंदर स्त्री है। तेरी पत्नी उसके सामने कुछ भी नहीं है। बस उसके नाम, उसके आधार, उसके गुण को लेकर ही राजा रतन सिंह के मन में प्रेम उमड़ा और वो पद्मावती को लेने सिंगल द्वीप चल दिया। सिर्फ उसके रूप सौंदर्य और उसके गुणों का बखान सुना था, उसने देखा नहीं था।
तो प्यार का आधार कहीं भी किसी तरह से हो सकता है। तो प्यार का आधार क्या था? उनके रूप सौंदर्य, उनके गुणों का बखान जिस तरह से किया है किसने? हीरामन तोता ने। बस उसी दिन नागमती को छोड़ा और नागमती को छोड़कर राजा रतन सिंह सीधा सिंगल द्वीप चला गया। तो सिंगल द्वीप पहुंचा है, वहां जाके राजा रतन सिंह रानी पद्मावती को लेके आया है। उसको तो सिंगल द्वीप वर्णन है, सिंगल द्वीप की महिमा, उसका बखान किया है कि सिंगल द्वीप कैसा राज्य है और कैसे उसका शौर्य, पराक्रम और अद्भुत सुंदर नज़ारा दिखाया है सिंगल द्वीप का। और सभी द्वीपों से सर्वश्रेष्ठ द्वीप माना है उन्होंने। अब देखिए, इसके बाद नागमती का जो वियोग खंड है, नागमती का, ये नागमती का वियोग खंड क्या है कि जब पद्मावती को लेने के लिए राजा रतन सिंह चला जाता है, तो उसके बाद में उसकी पत्नी को जो दुख मिला है अपने प्रियतम के जाने पर, उस दुख को वियोग में दिखाया है। क्या दिया है? नागमती वियोग। और वियोग कब होता है? जब भी पत्नी और पति दोनों अलग हो जाते हैं, तो वियोग पद से शुरुआत होता है। तो यहाँ नागमती को छोड़कर रतन सिंह चला गया और अब नागमती के वियोग पक्ष को दिखाया है, जिसमें उसके 12 मासा और शरद ऋतु वर्णन के माध्यम से 12 महीने 6 महीने ऋतुओं का प्रभाव शरीर पर महीने के हिसाब से सारी स्थिति का दुख भरा चित्रण उन्होंने किया है, जो उनके नागमती के 5 पद में रखा है। अब देखिए, इसमें प्रतीकात्मक चीज दिखाई है। और प्रतीकात्मक क्या है? राजा किसका प्रतीक दिखाया है? आत्मा का। और इसमें जो रानी कौन है? पद्मावती है। इसलिए किसका प्रतीक है? परमात्मा। और हीरामन तोता, होरामन तोता, ये किसका है? गुरु का। नागमती किसका है? दुनियादारी का प्रतीक दिखाई है, जिससे लोग माया सारी फैलती है। तो दुनियादारी का प्रतीक दिखाई है। और एक दिया है अलाउद्दीन खिलजी, किसका है? मोह माया। और एक दिया है राघव चेतन। ये राघव चेतन किसका प्रतीक है? शैतान, राक्षसी। इसका मतलब जो शैतान लोग होते हैं, वो कैसा काम करते हैं, वो जैसी चीजों का इसमें जिक्र किया है। तो पूरी जो पद्मावत है इन प्रतीकों में चलती है। पूरी की पूरी जो है वो इन प्रतीकों के माध्यम से चलती है। तो राजा रतन सिंह आत्मा का प्रतीक है, पद्मावती परमात्मा का है, हीरामन तोता गुरु का है। क्यों? क्योंकि संसार में गुरु के बगैर कोई चीज़ संभव नहीं है। तो यहाँ अब देखो, आदमी गुरु होता है लेकिन पक्षी को गुरु माना है। अरे कोई जीव जंतु पशु जानवर कोई भी प्राणी गुरु का काम कर सकता है। इसका मतलब है कि हमें किसी पशु पक्षी से भी अगर कोई शिक्षा मिलती है तो गुरु है, सीधी बात है। तो यहाँ हीरामन तोता को गुरु माना है, क्योंकि गुरु के कहने पर ही तोता ने जैसे उसके रूप सौंदर्य का वर्णन किया, उसके गुणों का बखान किया, तो बस उसी को गुरु मान लिया और उसी के आधार पर सिंगल द्वीप चल दिया राजा रतन सिंह। तो नागमती दुनियादारी का प्रतीक है कि दुनियादारी से छोड़ गया कौन? रतन सिंह। और यहाँ अलाउद्दीन खिलजी है, ये मोह माया में पढ़कर पद्मावती को प्राप्त करना चाहता था, क्योंकि स्त्री की लोग मोह माया संसार का जो जाल फैला है ना, वो पूरा स्त्री के माध्यम से फैला है। इसीलिए उसको उसके प्रति आकर्षण दिखाया है। लेकिन खिलजी को मिला कुछ नहीं, सिर्फ एक मुट्ठी भर राख मिली थी। खिलजी को आने से पूर्व ही वो अपने
सखी सहेलियों को लेकर आत्मदाह कर लिया था, जिसे जौहर व्रत बोला है जौहर व्रत। कूद गई, लेकिन अपनी अस्मिता थी, अपनी इज्जत थी ना, उसको उसने बचा लिया। और राघव चेतन ये शैतान राक्षस प्रवृत्ति का आदमी था। ये राघव चेतन कौन था? ये राघव चेतन है ना, ये राजा रतन सिंह के दरबार में रहता था राघव चेतन। तो राघव चेतन कैसा आदमी था? ये जादू टोना करने वाला, और मतलब जिसे कहते हैं कि तंत्र मंत्र जादू टोना सीखने वाला था। तो ये भी राघव चेतन भी पद्मावती को मन ही मन चाहता था। लेकिन बात क्या थी? पत्नी किसकी है? राजा रतन सिंह की है। तो बोल पतो लगो तो मार दे। इसीलिए इस राघव चेतन ने क्या किया? इसने जादू टोना करने का प्रयास किया था राजा के ऊपर। ये खबर लग गई, पता किसको? पद्मावती को। इसीलिए पद्मावती ने कह दिया राजा रतन सिंह से कि महाराज एक बात बताऊं, आपको पता नहीं, लेकिन आपके दरबार में जो राघव चेतन रहता है ना, ये आपको कुछ करवाना चाहता है, और हो सकता है कि इसका प्रयास हो तो आगे कहीं भी जाके समस्या रुक सकती है। उसने संकेत कर दिया। तो राजा रतन सिंह ने उसको दरबार से लात मार के निकाल दिया। उसी का बदला लिया है राघव चेतन। राघव चेतन को दरबार से लात देकर निकाल दिया, उसी का बदला लिया है राघव चेतन ने। और राघव चेतन राजा रतन सिंह के दरबार से निकला और सीधा कहाँ गया? दिल्ली। सीधा दिल्ली पहुंच गया और दिल्ली में जाके अलाउद्दीन खिलजी से बड़ाई कर दी उसके रूप सौंदर्य की। कैसे? अलाउद्दीन खिलजी से उससे कहा कि भाई रानी तो पद्मावती है, बाकी तो सब क्या है? बेकार है दुनिया कि। अच्छा बोला हाँ। इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने चढ़ाई की थी। वो उसके रूप सौंदर्य गुण को देखकर ही उसने, ये मुस्लिम समाज के जो लोग हैं, औरत हैं, ये पर्दा रखती हैं। अपनी समाज जो है सारी लोग पर्दा रखती हैं, लेकिन उनका लिबास एक अलग है। ये लिबास जब से चला है कि कोई अपनी रूप सौंदर्यता जो होती है ना, उसको देख न ले। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी भी रूप सौंदर्य का बखान करने के बाद ही दिल्ली से आक्रमण किया था उसने। किस पर? चित्तौड़ पर। तो यहाँ लेकिन जैसे राजा रतन सिंह से कहा था उसने कि भाई मैं सिर्फ आपकी पद्मावती है ना, उसकी सुंदरता देखना चाहता हूँ, मैं बस, और कुछ नहीं। जब उसने कहा कि नहीं, तुम मुसलमानों में विश्वास नहीं करता, मैं तुमको उसकी रूप सौंदर्य नहीं बता सकता। बोले यार सामने से नहीं तो फिर ऐसा कर, मुझे एक झलक दिखा दे। हाँ, तो सामने शीशा रखा उसने, सामने शीशा रखा और पद्मावती को सामने बिठा दिया और उसके पीछे अलाउद्दीन खिलजी खड़ा हो गया। सामने से नहीं दिखाई, सिर्फ शीशे में उसका चित्र दिखाया। चित्र को देखकर ही अलाउद्दीन खिलजी मोहित हो गया। तो जब तो उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने रात ही रात में ठान लिया कि मुझे राजा रतन सिंह को मारना है और पद्मावती को ले जाना है। तो एक रात और एक दिन की तो बात नहीं, राजा रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच बहुत लंबा युद्ध चला है। सुना ये भी जाता है कि राजा रतन सिंह को छुड़वाने के लिए कौन गई थी? पद्मावती 16 से पालकियों को लेकर गई थी, जिनमें कौन गए थे? राजपूत साड़ी पहन के गए थे, कटार ले रखी थी, वहाँ जाके राजा रतन सिंह को छुड़वा के लाई थी पद्मावती। तो ये इतिहास बताता है, इतिहास जानकारी देता है। क्या गलत है क्या सही है इसके बारे में अपन कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो जानकारी दी है वो प्रतीकों के माध्यम से है। अब इसमें दिया क्या है? इसको सिर्फ ये दो चीजें हैं इसमें, आत्मा और परमात्मा। इस आत्मा परमात्मा को उसने कैसे दिखाया है? लौकिक संसार जो है, लौकिक संसार जो है ना, इसमें जो प्रेम है, इस प्रेम के माध्यम से उसने क्या प्रयास किया है? आध्यात्म, अलौकिक, जिसे आध्यात्मिक बोलो या अलौकिक, अलौकिक लिख दो,
बात वही है, अलौकिक प्रेम। ये अलौकिक प्रेम क्या है? अलौकिक प्रेम ये आत्मा और परमात्मा का है, आत्मा और परमात्मा का अलौकिक प्रेम है। लेकिन उसको दिखाया किसके माध्यम से है? लौकिक संसार के माध्यम से। इसके मतलब कोई भी नायक नायिका जिस तरह से प्रेम करते हैं, दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, नायक नायिका, ठीक वैसे ही जीवात्मा को परमात्मा से प्रेम होता है। तो जीवात्मा को जब परमात्मा से प्रेम हो जाता है ना, तो उसको वो प्राप्त करने चाहता है हर हाल में। जैसे आत्मा राजा रतन सिंह ने रानी पद्मावती को चाहा ना, सिर्फ माध्यम क्या दिखाया है? प्रेम, और कुछ भी नहीं। लेकिन एक अपने काव्य शैली है, तो जिसमें क्या है? मसनवी शैली, जिसमें अपने राजा, साहेब, भक्त और जो ईश्वर का गुणगान करके अपनी काव्य रचना को ये प्रारंभ करते हैं। तो मसनवी शैली में इन्होंने अपने काव्य को लिखा है, और ये सारा जिक्र है जो प्रतीकों के माध्यम से पद्मावती में दिखाने का प्रयास किया है। और मात्र 5 दोहे हैं आपके, जिसमें सिंगल द्वीप की अद्भुत सौंदर्य नज़ारा और सब द्वीपों से बड़ा उसको बताने का प्रयास किया है। अब अपन पद को देखेंगे कि पद क्या है, किस तरह से उसमें वर्णन किया है।